Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 1st February 2022 and today's important points for upcoming nursing recruitment exams are: first point, during oral stage the babies have derived pleasure from oral stimulation through gratifying activities like sucking. हम सभी जानते हैं कि सिगमंड फ्रेड के द्वारा जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसे कुल 5 स्टेजेस में क्लासिफाई किया गया था। ये स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज आती है ओरल स्टेज, जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और इस स्टेज के अंदर 1 साल तक के बच्चे, 0 से 1 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। इस उम्र के बच्चों को यदि ओरल स्टिमुलेशन दिया जाता है तो उन्हें प्लेजर फील होता है, उन्हें अच्छा महसूस होता है और सकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके ये बच्चे ग्रेटिफाइंग महसूस करते हैं। तो याद रखिएगा, पहली जो साइकोसेक्सुअल स्टेज है वो है ओरल स्टेज। उसके बाद में आता है एनाल स्टेज, उसके बाद आता है फैलिंग स्टेज, उसके बाद आता है लेटेंसी फेज और फाइनली जो आता है वो है जेनाइटल स्टेज या जेनाइटल फेज। इस वीडियो में हम सभी स्टेजेस को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2। Age range of anal stage is 1 to 3 years. The babies of the age group 1 to 3 years are known as toddler. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज एनाल स्टेज के नाम से जानी जाती है और इसमें 1 से 3 साल के बच्चों को इंक्लूड करते हैं। 1 से 3 साल की उम्र वाले बच्चों को हम टॉडलर एज ग्रुप के नाम से जानते हैं। Point number 3, in adenomyosis, hormonal therapy is ineffective. एडिनोमायोसिस होने पर हार्मोनल थेरेपी इनइफेक्टिव है, यानी इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। एडिनोमायोसिस वह कंडीशन है जिसमें यूट्रस में सबसे अंदर पाई जाने वाली एंडोमेट्रियल लेयर जो है यूट्रस की वॉल के अंदर ही डेवलप हो जाए, तो ये कंडीशन एडिनोमायोसिस के नाम से जानी जाती है और इसके ट्रीटमेंट के लिए हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ये इफेक्टिव है। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब है सर्जरी के द्वारा यूट्रस को रिमूव करना। पॉइंट नंबर 4, मेनार्की इज अ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द फीमेल। फीमेल में जब प्यूबर्टी की शुरुआत होती है उस समय फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का होना मेनार्की के नाम से जाना जाता है और जब वुमेन में एक एज के बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड आना रुक जाता है तो इसे हम मेनोपॉज की स्थिति कहते हैं और इस दौरान यानी 15 से 45 साल की उम्र में फीमेल को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वुमेन के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 5, ड्यूरिंग प्लॉटिंग पार्टोग्राफ status of cervical dilation should be filled after every 4 hours, whereas fetal heart rate is counted and recorded every 30 minutes. लेबर के दौरान लेबर प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, इस चीज़ का एक ग्राफिकल और रिकॉर्डेड जो डाटा है वो पार्टोग्राफ कहलाता है। इस पार्टोग्राफ के अंदर आपको हमेशा हर 4 घंटे में एक बार सर्विक्स किस रेट से और कितना डायलेट हुआ है इसे मेंशन करना होता है, जबकि इस पार्टोग्राफ में हर 30 मिनट के अंदर आपको फीटस की हार्ट रेट कितनी है
इसे काउंट करके मेंशन करना होता है। पॉइंट नंबर 6, in the second stage of labor, during uterine contraction, the vaginal introitus looks like a slit and the fetal presenting part is seen through this sign of imminent delivery. हम सभी जानते हैं कि लेबर की सेकंड स्टेज के अंदर बेबी डिलीवर होता है और लेबर की फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का डायलेशन होता है। जब हम लेबर की सेकंड स्टेज के दौरान वेजाइनल ओपनिंग को देखते हैं तो ये एक स्लिट की तरह दिखाई देती है, एक रास्ते की तरह, गोल रास्ते की तरह दिखाई देती है। और इस रास्ते पर यदि फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि अब डिलीवरी होने वाली है। द डिलीवरी इज नियर टू बी हैपन। Point number 7, myopia is also known as nearsightedness. मायोपिया एक आई डिजीज है और इसे आप नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। इन दिस पेशेंट कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स बट डिस्टेंट विजन इज डिफेक्टिव। याद रखिएगा, नियर साइटेडनेस या मायोपिया कंडीशन में पर्सन पास रखी चीज़ों को तो क्लियरली देख पाता है लेकिन दूर रखी चीज़ों को वो नहीं देख पाता, यानी डिस्टेंट विजन जो है वो डिफेक्टिव होता है। इन मायोपिया द लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स एंड करेक्शन इज डन बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। याद रखिएगा, मायोपिया के ट्रीटमेंट के लिए हम बाई कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मायोपिया कंडीशन में पर्सन का जो लेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉन्केव लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। इम्पॉर्टेंट आई कंडीशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, hyperopia is also known as farsightedness. In this, distant vision is normal but near vision is defective. Convex lens is used for the correction of hyperopia or farsightedness. हाइपरओपिया एक आई कंडीशन है, आई डिजीज है जिसे आप फार साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। इस डिजीज के अंदर पर्सन का जो डिस्टेंट विजन है यानी दूर देखने की जो क्षमता है वो तो सही होती है लेकिन पर्सन का जो नियर विजन है वो क्लियर नहीं होता, डिफेक्टिव होता है। पर्सन अपने पास रखी चीज़ों को नहीं देख पाता बल्कि दूर रखी चीज़ों को देख पाता है। दिस इज कॉल्ड फार साइटेडनेस और हाइपरोपिया। इस सिचुएशन के ट्रीटमेंट के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे कि हाइपरोपिया और मायोपिया में क्या डिफरेंस है और इनको ठीक करने के लिए कौन से आई ग्लासेस या लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट, in an anal stage of psychosexual development, bowel and bladder control is erogenous zone. Retaining and expelling fecal matter provides pleasure to the baby. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो एनाल स्टेज है, सेकंड स्टेज है, इसमें बच्चे का जो एरोजीनस जोन होता है, प्लेजर जोन होता है, वो बाउल और ब्लैडर पर आ जाता है। इस उम्र के बच्चों को फीकल मैटर को रिटेन करना और एक्सपेल करना प्लेजर प्रोवाइड करता है। ओरल स्टेज के अंदर प्लेजर आ रहा था सकिंग के कारण और एनाल स्टेज में जो प्लेजर है, खुशी है, वो फीकल मैटर को रिटेन या एक्सपेल करने से मिल रही है। पॉइंट नंबर 11,
एज रेंज ऑफ फैलिक स्टेज इज 3 to 6 years। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज को आप फैलिक स्टेज के नाम से जानते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ दिस एज ग्रुप आर नोन एज प्री स्कूल चिल्ड्रन। इस उम्र के सभी बच्चों को प्री स्कूल चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, 3 से 6 साल की उम्र के सभी बच्चे प्री स्कूल चिल्ड्रन यानी स्कूल जाने वाली उम्र से जस्ट पहले की उम्र वाले बच्चे कहलाते हैं। एट बर्थ द फीमेल हैव सर्विक्स एंड यूट्रस बॉडी रेशो 2:1। When at menarche it occurs the ratio 1:1 and then after it becomes 1:2। देखिएगा, जब किसी फीमेल की बर्थ होती है तो उसमें यूट्रस और सर्विक्स का रेशो जो होता है वो 1:2 होता है। यानी कि इस बच्ची की जो सर्विक्स का साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर अगर होता है, सर्विक्स का साइज़ 2 सेंटीमीटर होता है, तो वहाँ पर यूट्रस की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होती है। यानी जन्म के समय यूट्रस जो है सर्विक्स से छोटा होता है साइज़ के अंदर। और जब इस वुमेन में मेनार्की होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है फर्स्ट, तो उस समय पर यूट्रस और सर्विक्स दोनों ही इक्वल रेशो में आ जाते हैं। और जब इस बच्ची में फीमेल में मेनार्की शुरू हो जाती है, उसके बाद जो यूट्रस है ये अपना साइज़ बढ़ाने लगता है, यूट्रस का आकार बढ़ने लगता है और ये रेशो अराउंड 3:1 तक हो सकता है। यानी यूट्रस का साइज़ जो है प्रेगनेंसी के दौरान कह दीजिए या उससे पहले वाले पीरियड के अंदर, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कह दीजिए कि यूट्रस जो है सर्विक्स से नॉर्मली 3 गुना तक ज़्यादा हो सकता है और मेनोपॉज होने के बाद ये आंकड़ा वापस 1:1 पर आ जाता है। पॉइंट नंबर 14, प्रीमैच्योर थैलार्की means isolated development of breast tissue before the age of 8 to 10 years without any signs of precocious puberty। किसी भी फीमेल में अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्यूबर्टी का डेवलपमेंट 8 साल से पहले हो जाए तो ये कंडीशन प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन किसी फीमेल में बिना किसी और प्यूबर्टल साइन के सिर्फ और सिर्फ थैलार्की हो, वो भी ब्रेस्ट टिश्यूज़ का आइसोलेटली डेवलपमेंट हो, तो ये कंडीशन प्रीमैच्योर थैलार्की के रूप में जानी जाती है। मान लीजिए किसी 8 से 10 साल की फीमेल में जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ का डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली ना होकर आइसोलेटेड डेवलपमेंट हो, तो ये कंडीशन प्रीमैच्योर थैलार्की के रूप में जानी जाती है। और इस सिचुएशन में थैलार्की के अलावा कोई और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं हुआ होता है। पॉइंट नंबर 15, इन नियोनेट्स आरबीसी काउंट इज मोर देन अडल्ट। नियोनेट्स में यानी 28 दिनों की उम्र तक के बच्चों में आरबीसी का काउंट जो है अडल्ट की तुलना में ज़्यादा होता है। अडल्ट्स में अराउंड 4 to 6 lakhs आरबीसी का काउंट होता है। पॉइंट नंबर 16, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग द लोअर लिप ऑफ द बेबी शुड बी टर्न आउटवर्ड। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ गुड अटैचमेंट। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो बच्चा है उसका लोअर लिप हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए। ऐसा होना गुड साइन ऑफ अटैचमेंट माना जाता है। पॉइंट नंबर 17, ग्लूकोमा इज एन आई डिजीज इन विच इंट्राओक्यूलर प्रेशर increases due to impaired drainage of aqueous fluid through the Islam's canal। ग्लूकोमा एक आई डिजीज़ है जिसके कारण पर्सन ब्लाइंड हो सकता है।
इस आई डिजीज में जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इस डिजीज़ के होने का कारण है कि हमारे आइज़ के अंदर जो एक्वस फ्लूइड पाया जाता है वो आइज़ से बाहर नहीं निकल पाता, ड्रेन आउट नहीं हो पाता ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द स्लेमेंस कैनाल। हमारी आइज़ का जो नॉर्मल इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है वो 8 to 21 mm ऑफ Hg माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 18, atropine sulfate should not be given to a patient suffering from glaucoma because it causes further increase in intraocular pressure। याद रखिएगा, जो ग्लूकोमा के पेशेंट हैं या ऐसी किसी कंडीशन से सफरिंग है जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ हो, उस सिचुएशन में कभी भी आप पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट नहीं देंगे, अदरवाइज इसकी वजह से आइस का प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। पॉइंट नंबर 19, इन द फैलिक स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जेनाइटल रीजन इज अ साइट ऑफ ग्रेटेस्ट सेंसुअल प्लीजर। हमने डिस्कस किया था साइकोसेक्सुअल स्टेज का थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो फैलिक स्टेज है। इस स्टेज की जो ड्यूरेशन होती है 3 to 6 ईयर्स के बीच मानी जाती है, और इस सिचुएशन में जो जेनाइटल रीजन होता है वो सेंसुअल प्रेशर का पॉइंट बन जाता है, यानी बच्चे को इस रीजन से संबंधित एक्टिविटीज़ करने पर ग्रेटनेस फील होती है, प्लेजर फील होता है। पॉइंट नंबर 20, एज रेंज ऑफ लेटेंसी स्टेज इज 6 to 12 years। In this stage the psychosexual development, the id energizes the repressed and sublimated, whereas superego continues to develop। याद रखिएगा, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की फोर्थ स्टेज जिसे आप लेटेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं, इसकी अवधि 6 से 12 साल की उम्र के दौरान देखी जाती है, या यूँ कह सकते हैं आप 6 साल से लेकर प्यूबर्टी की एज तक। इस उम्र के अंदर जो इद है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और इस दौरान सुपर ईगो डेवलप हो रही है। पॉइंट नंबर 21, एज रेंज ऑफ जेनाइटल स्टेज इज 12 years onwards। Genital stage is a final stage of psychosexual development। In this stage, a person develops the deepest feeling of pleasure in sexual relation with person of opposite sex। सिगमंड फ्रेड के द्वारा बताई गई साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट्स की पांचवी और आखिरी डेवलपमेंट स्टेज आती है जेनाइटल स्टेज। इस स्टेज की शुरुआत 12 साल की उम्र से हो जाती है। इस स्टेज के अंदर पर्सन को ऑपोजिट सेक्स के पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशन से बहुत ही ज़्यादा ग्रेटनेस या प्लेजर फील होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 22, an ovulatory menstruation is defined as menstruation which occurs without ovulation। ओव्यूलेशन के दौरान यदि ओवम का रिलीज ना हो पाए तो ये कंडीशन एन ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानी जाती है। हम सभी जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस वुमेन में 28 डेज का होता है, इस वुमेन में 14th डे पर ओवम रिलीज होता है और इसे ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और अगर किसी वुमेन में विदाउट ओव्यूलेशन के पीरियड है तो ये कंडीशन एन ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानी जाती है। पॉइंट नंबर 23,
After menopause, there is loss of bone mass by about 5% per year. It occurs due to deficiency of hormone estrogen. वुमेन में मेनोपॉज होने के बाद शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है और इस हार्मोन की कमी के कारण उनकी बोन से कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, उनमें बोन लॉस होने लगता है और ये हर साल 5% बोन मास का लॉस होना इस रूप में देखा जाता है। पॉइंट नंबर 24, during menopause, principal hormone is used in hormonal replacement therapy is estrogen. मेनोपॉजल वुमेन में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में मुख्य रूप से एस्ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 25, मैटरनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज fear, anxiety, worry, lack of confidence, etc. adversely affect the lactation process. माँ में यदि fear, anxiety, worry, lack of confidence जैसी फाइंडिंग्स हों तो इससे लैक्टेशन प्रोसेस पर प्रभाव पड़ता है, यानी मिल्क फॉर्मेशन की प्रोसेस में प्रभाव पड़ता है। Point number 26, in case of partial hydatidiform mole, evidence of embryo, umbilical cord and membranes is present, whereas in case of complete hydatidiform mole, these evidence is absent. प्रेगनेंसी के दौरान एक एबनॉर्मल कंडीशन जिसे आप पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल के रूप में जानते हैं, इस सिचुएशन में एम्ब्रियो और अम्बिलिकल कॉर्ड मौजूद होती हैं, जबकि यदि कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल डेवलप होता है तो वहाँ पर एम्ब्रियो और अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं पाई जाती। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल एंड कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल। Point number 27, in case of preeclampsia, when duration of pregnancy is less than 34 weeks and clinical features of the disease are present partially, then efforts are made continue pregnancy up to at least 34 weeks, then it should be terminated. अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में 34 सप्ताह से कम गैस्ट्रेशनल एज पर प्री एक्लेम्शिया के साइन मौजूद होते हैं तो इस सिचुएशन में ये कोशिश की जाती है कि वुमेन की प्रेगनेंसी को कम से कम 34 वीक्स के गैस्ट्रेशनल पीरियड तक लेकर आया जाए और उसके बाद इसे टर्मिनेट किया जाए, यानी बेबी को डिलीवर करवाया जाए। इससे पहले डिलीवरी होने पर बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं। Hepatitis A is also known as infectious hepatitis, whereas hepatitis B is known as serum hepatitis. याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए जो है फीको ओरल रूट से ट्रांसफ्यूज होता है और इसी वजह से इसे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर यदि हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये पेरेंटल रूट से ट्रांसमिट होने वाला हेपेटाइटिस है, यानी ब्लड आदि के कांटेक्ट में आने से फैलने वाला हेपेटाइटिस है और इस प्रकार के हेपेटाइटिस को हम सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। अक्सर आपने क्लिनिकल ड्यूटीज़ के दौरान पेशेंट के बेड पर HbASG पॉजिटिव का साइन लगा देखा होगा, वो इसी हेपेटाइटिस बी कंडीशन को डिनोट करता है। पॉइंट नंबर 29, collection, filtration, re-infusion of the patient's own blood is termed as autotransfusion. जिन पेशेंट्स के अंदर बहुत ही लंबी सर्जरीज होती हैं, इन सर्जरीज के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उन्हें कलेक्ट करके इनमें बने क्लॉट्स को फिल्टर आउट करके इसे वापस री इन्फ्यूज़ करना
ऑटो ट्रांसफ्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन इन्फेंट who is born after 42 weeks of gestational age regardless of birth weight known as post mature or post term baby। जिन बच्चों का जन्म 37 से 42 वीक्स की प्रेगनेंसी के दौरान होता है उन्हें हम टर्म बेबीज कहते हैं। अगर बच्चे का जन्म 37 सप्ताह से पहले की प्रेगनेंसी में हो जाए तो इसे आप प्री टर्म बेबी के नाम से जानते हैं, और अगर बच्चे का जन्म 42 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद होता है तो इसे आप पोस्ट मैच्योर या पोस्ट टर्म बेबी के नाम से जानते हैं। बेसिक बट इम्पॉर्टेंट, इन मैरास्मस देयर इज सीवियर मसल वेस्टिंग। याद रखिएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज़ में मैरास्मस डिजीज़ आता है, और इस मैरास्मस डिजीज़ का कारण है बच्चे के शरीर में कैलोरी यानी एनर्जी की कमी होना, और इस एनर्जी की कमी के कारण, कैलोरी की कमी के कारण बच्चे में सीवियर मसल वेस्टिंग पाई जाती है, यानी इसकी बॉडी से जो मसल्स मास है वो गायब हो जाता है। पर्सन जो है वो बहुत ही दुबला पतला होता है। दिस इज कॉल्ड मैरास्मस कंडीशन। Point number 33, narrowing and obstruction of the pylorus of the stomach is known as pyloric stenosis। हमारे स्टमक का वह पार्ट जो कि स्टमक और ड्यूडेनम को कनेक्ट करता है, उस एरिया में यदि नैरोइंग हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो इसे आप पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। पाइलोरस पार्ट में नैरोइंग होना पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। menstruation just after puberty and just before menopause are mostly anovulatory। प्यूबर्टी के जस्ट बाद और मेनोपॉज से जस्ट पहले होने वाला ओव्यूलेशन एनओव्यूलेटरी होता है, यानी इसमें ओवम का रिलीज नहीं होता है। On the 8th day of ovulation, if serum progesterone level is more than 10 Ng per ml, then it indicates that corpus luteum is functioning adequately। ओव्यूलेशन होने के 8वें दिन यदि सीरम प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल 10 Ng पर ml से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन कर रही है। पॉइंट नंबर 36, ड्यूरिंग मेनोपॉज पीरियड देयर इज रेज्ड लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेनोपॉज के दौरान वुमेन की बॉडी में FSH और LH दोनों ही हार्मोन्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ देखा जाता है। द पार्ट ऑफ ग्रोइंग फीटस which occupies the lower pole of the uterus is termed as presentation of the fetus। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के शरीर का वह हिस्सा जो यूट्रस के लोअर पोल यानी सर्विक्स की तरफ होता है, वेजाइना की तरफ होता है, उसे हम प्रेजेंटेशन के रूप में जानते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस के रूप में जानते हैं। पॉइंट नंबर 38, इन cephalic presentation maximum intensity of fetal heart sound is below the umbilicus। अगर बच्चा सिफेलिक्स प्रेजेंटेशन में है तो इस दौरान जो हार्ट साउंड है वो सबसे ज़्यादा अच्छे अम्बिलिकस से नीचे सुनाई देंगे। अगर बच्चे का हेड फर्स्ट प्रेजेंटेशन है तो इस सिचुएशन में जो हार्ट साउंड है वो हमेशा मदर की नाभि के नीचे यानी बिलो अम्बिलिकस सुनाई देंगे।
systematic and periodic supervision of a woman during pregnancy is known as एंटीनेटल केयर। प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन का सिस्टमैटिक और पीरियोडिकली यानी समय समय पर और सिस्टमैटिक तरीके से जांच करना एंटीनेटल केयर कहलाती है। एंटीनेटल केयर। पॉइंट नंबर 40, for the patient who have difficulty in chewing or who are unable to tolerate a regular diet, soft or light diet are used to be given. Soup, orange juice and fruits are the example of soft diet. ऐसे सभी पेशेंट जो कि रेगुलर डाइट को पचा पाने में असक्षम है, चबाने में असक्षम है, उन सभी लोगों को हम सॉफ्ट डाइट देते हैं। सॉफ्ट डाइट में सूप, ऑरेंज जूस, फ्रूट्स आदि को इंक्लूड किया जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज के ये पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।